नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा SBK महाविद्यालय जैसलमेर से सहायक आचार्य हिंदी। आज हम आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं और इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने इसका जो वर्गीकरण किया है उसमें इसका प्रथम जो भाग है उसका आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण में। इसका वर्गीकरण हम 6 प्रकार से कर सकते हैं। आदिकाल जो था उसमें 6 तरह का साहित्य रचा गया। प्रथम था रासो काव्य, द्वितीय था रास काव्य, तीसरा था जैन साहित्य, चौथा था नाथ साहित्य, पांचवा सिद्ध साहित्य और छठा था लौकिक साहित्य। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि रासो साहित्य वही है जो कि ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के कवियों द्वारा रचा गया है और सामान्यतः ये चारण कवि यहाँ पर रचयिता हैं इसके, जो कि वीर और श्रृंगार रस की कृतियों के रचयिता हैं, जिसमें विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है जिनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो प्रकार है वह रास काव्य है। रास काव्य जिसे रचने वाले जैन कवि थे, जिनका प्रभाव 8वीं से 13वीं शती तक गुजरात और काठियावाड़ प्रदेश में देखने को मिलता है। आरंभिक जैन साहित्य जो कि अपभ्रंश में मिलता है, हिंदी जैन साहित्य का वास्तविक आरंभ जो है वो 15वीं शती से लेकर के 19वीं शती तक दिखाई पड़ता है, जिसमें आचार, फागु, चरचरी, धवल, चरित आदि की रचनाएं हुई है। इसमें तीसरा भाग जो जैन साहित्य मैंने अलग से वर्णन किया है, क्योंकि रास काव्य भी जैन साहित्य है और जैन साहित्य मैंने अलग से वर्णन इसलिए दिया कि यहाँ पर हम आदिकाल में रचे गए जैन साहित्य का अध्ययन करने वाले थे। तो तीसरा प्रकार आपका जो है वो जैन साहित्य का है अलग से, जिसमें हम स्थूलीभद्र रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास आदि का वर्णन पढ़ेंगे। चौथा भाग जो है वो नाथ साहित्य का है, जो कि 12वीं से लेकर के 14वीं शती तक इसका काल रहा है और हिंदी संत काव्य परंपरा पर इसका प्रमुखता से प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसकी सभी विशेषताएं हमें संत काव्य में दिखाई देती है, जैसे भोग विलास का बहिष्कार, ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व देना, काम, क्रोध, लोभ, मोह विकारों आदि की निंदा, गुरु को विशेष महत्व, नारी निंदा, वैराग्य की भावना, इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। पांचवा है हमारा सिद्ध साहित्य, जिसका प्रादुर्भाव 8वीं शती से लेकर के 13वीं शती के आसपास माना गया है, जो कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा के वज्रयान और सहजयान 2 भागों में विभक्त होने के बाद जो वज्रयानी थे वे ही सिद्ध कहलाए, जो कि संख्या में 84 थे। ये वह साधना पद्धति है जिसमें रहस्यात्मकता, अटपटी, पहेली जैसी भाषा, संध्या भाषा का प्रयोग किया गया है, साधना पर बल दिया गया है। इसमें भी गुरु का महत्व, गुह्य साधना, काम शास्त्र का समावेश आदि देखने को मिलता है। इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। छठा है हमारा लौकिक साहित्य, जो कि फुटकल काव्य के नाम से भी कई किताबें आपको देखने को मिलेगा। इसका काल 11वीं सदी से लेकर के आगे तक देखने को मिलता है, जिसमें हम ढोला मारूरा दुहा, वसंत विलास और अमीर खुसरो की पहेलियाँ से लेकर के हम विद्यापति पदावली को भी शामिल करते हैं। साथ ही इसके अलावा राउरबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर कृतियों के बारे में भी इसी भाग में पढ़ा जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण के प्रथम भाग यानी रासो काव्य की ओर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस संबंध में कि रासो काव्य के शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा आता है प्रामाणिकता के प्रश्न के संबंध में, जिस पर हम एक बहुत बड़ा वीडियो बना चुके हैं और चर्चा कर चुके हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग अपना मत दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच आलोचक गारसा द तासी की। हम पढ़ चुके हैं, जब हमने आदिकालीन साहित्य से पूर्व हमने हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों की चर्चा करी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रेंच भाषा में गारसा द तासी जी द्वारा इस्तवार दर्ला इंडो हिंदुस्तानी नाम का जो ग्रंथ लिखा गया था, उसमें रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में यह कहा गया है कि इसकी उत्पत्ति राजसूय नामक शब्द से हुई है। तो इस पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आलोचकों का नाम देकर के पूछ लेते हैं कि किसने किस शब्द से व्युत्पत्ति मानी है, या फिर उस शब्द को देकर के पूछ लेते हैं कि इस शब्द से रासो काव्य की व्युत्पत्ति किस
लेखक या आचार्य या आलोचक ने मानी है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी और शॉर्ट आंसर टाइप यानी लघुत्तरात्मक प्रश्नों के हिसाब से भी यह स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस आलोचक ने किस शब्द से रासो काव्य की व्युत्पत्ति मानी है। दूसरा नाम यहाँ डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का आता है, जिन्होंने रहस्य शब्द से इस रासो काव्य की व्युत्पत्ति मानी है। तीसरा नाम हमारे शुक्ल जी यानी रामचंद्र शुक्ल का है, जो रसायन शब्द से इस रासो काव्य की व्युत्पत्ति मानते हैं। बीसलदेव रासो में प्रयुक्त छंद के आधार पर वे ये बात कहते हैं कि रसायन शब्द से ही रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अगला नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा जी का, जो रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। अब हमारा रामचंद्र शुक्ल के बाद जो महत्वपूर्ण नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और पंडित विश्वनाथ जी का, जो कि रासक शब्द से रासो काव्य की यानी रासो शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति मानते हैं। अगला नाम है हर प्रसाद शास्त्री जी का, जो कि राजयज्ञ शब्द से इस रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। और अंतिम और कम महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नरोत्तम स्वामी जी, जो कि रसिक शब्द से भी इस रासो शब्द की व्युत्पत्ति मान रहे हैं। तो ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस नाम से ही पूछा गया है कि रसिक शब्द से या रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति कौन से आलोचक या लेखक मान रहे हैं। तो आपको भी समझ लीजिए कि जिस प्रकार मैंने आपके सामने सारणी प्रस्तुत की है, इसी प्रकार से आपको इसको याद करना होगा। अब आगे हम चल रहे हैं, जो कि सीधे सीधे हमारे पाठ्यक्रम हैं, प्रमुख रासो साहित्य से संबंधित रचनाएं और उनके कवि। तो यहाँ पर हम प्रमुखता से रासो रचनाओं, जो कि प्रमुख इतिहास में ज़्यादा जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं में और हमारे स्नातक स्तर की परीक्षाओं में जिन कृतियों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, उन्हीं की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो रासो काव्य की जो लिस्ट है वो बहुत ही लंबी है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि कविवर चंद बरदाई द्वारा रचित है। इसे हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। ये दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि भी थे साथ में, और उनके अभिन्न मित्र भी थे। ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये 2500 पृष्ठों का एक विशाल काय ग्रंथ है, जिसमें 69 समय यानी जिसे सर्ग या अध्याय हम कहते हैं वे है। और मैं आपको बता दूं साथ ही कि इसके अंदर 69 समय और साथ में 68 प्रकार के छंद। तो ये 68 और 69 ये संख्या आपको याद कराने के लिए मैंने ये बात आपको साथ साथ बताई है। इस ग्रंथ की रचना शुक-शुकी संवाद यानी कवि की पत्नी द्वारा प्रश्न एवं कवि द्वारा उत्तर इस रूप में हुई है। शहाबुद्दीन गौरी द्वारा पृथ्वीराज को कैद कर गजनी ले जाने तथा चंद का भी वहीं जाना, इन सभी का वर्णन वहाँ पे देखने को मिलता है। जाते वक्त वे यानी चंद इस पुस्तक को अपने चौथे पुत्र जलहण को दे गए थे और उसे इसे पूरा करने को कहा था। तभी ये पंक्ति हमें देखने को मिलती है, पुस्तक जलहण हत्त दे चली गज्जन रपकाज। इन पूरे ही रासो काव्यों की ये प्रमुखता है कि युद्धों के अंदर कवियों का साथ जाना ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि युद्धों का ऐसा आंखों देखा सजीव वर्णन यहाँ पर है कि ऐसा लगता है कि कवि शायद राजा के साथ युद्ध भूमि में गया ही होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा विवादित ग्रंथ है ये। इसकी प्रमाणिकता पे सबसे पहले प्रश्न उठ गया था डॉक्टर वूलर द्वारा, कश्मीर के एक कवि जयानक द्वारा, जो पृथ्वीराज विजय नामक रचना उनको मिली थी, उसी के आधार पर उन्होंने इस ग्रंथ को जाली ठहरा दिया था। तो यानी ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र तो नहीं कह सकते, प्रमाणिकता के साथ जो विवादों में रहा है उसके नाम में उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम जो है वो पृथ्वीराज रासो का ही आ रहा है। इसकी प्रमाणिकता को संबंध में जो है 3 प्रकार के मत हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्रमाणिक मानने वाले हैं मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा के रासो काव्य के वृहत्तम रूप को प्रमाणिक माना है। शेष सभी ने इसके लघुत्तम रूप को प्रमाणिक माना है। प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए जो आनंद संवत की कल्पना की गई है, जिसमें 90 और 100 वर्ष का हेरफेर चलता है, वो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी की ही देन है। दूसरा वर्ग अप्रमाणिक मानने वालों में है, जिसमें वूलर, गौरीशंकर ओझा, देवी प्रसाद जी, कवि राजा श्यामल दास और हमारे रामचंद्र शुक्ल जी, जो इसे जाली ग्रंथ बताते हैं।
गौरीशंकर ओझा जी ने तो इस ग्रंथ की वैज्ञानिक ढंग से पड़ताल करके इसे अप्रमाणिक सिद्ध कर दिया था। तीसरा वर्ग जो मध्यम मार्गी हैं, जो अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में हैं, जिसमें मुनिजीन विजय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि पृथ्वीराज को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, मुनिजीन विजय जिन्होंने मूल रासों की भाषा को अपभ्रंश बता करके इसके लघुत्तम संस्करण को प्रमाणिक बताया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी प्रमाणिकता भले ही संदिग्ध रही हो, लेकिन इस महाकवि की गाथा या ये रचना वीर और श्रृंगार रस का एक अद्भुत ग्रंथ है। वस्तु वर्णनों का आधिक्य है। कवि ने बड़ी तन्मयता से नगरों, वनों, पहाड़ों, किलों इत्यादि का वर्णन किया है। इसकी भाषा डिंगल है। ये अपने आप में एक विशिष्ट ग्रंथ है और हमारे इतिहास की आदिकालीन गौरवपूर्ण कृति है। दूसरी रचना यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं खुमान रासों की, जो कि दलपति विजय की है और 7वीं सदी की रचना मानी गई है, जो चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और खलीफा अलमामू के युद्धों के वर्णन से संबंधित है और ये 5000 छंदों का एक विशालकाय ग्रंथ है जिसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। तीसरी रचना यहाँ बीसल देव रासो है, जो कि नरपति नल्ह द्वारा रचित है। 1212 ईस्वी में रची गई है। यह एक विशुद्ध श्रृंगारिक वीर गीत है जिसके रचयिता नरपति नल्ह हैं, जिन्होंने राजा विग्रहराज चतुर्थ के काल में इस ग्रंथ को रचा है। यह 4 भागों में विभक्त है। इसके 128 छंद भी हैं। यह एक गेय काव्य है जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव चतुर्थ के विवाह, वियोग व पुनर्मिलन की गाथा है। मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा का निर्वाह यहाँ इसमें यत्रतः देखने को मिलता है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की कोटि का यह विरह काव्य बहुत ही उत्तम कोटि का है। तीसरी हमारी रचना है विजयपाल रासो, जो कि नल्ह सिंह द्वारा रचित है। इसमें राजा विजयपाल के युद्धों का वर्णन और उनकी वीरता की कहानी है। ये रचना भी पूरी तरह हमको प्राप्त नहीं है। अगला है हमीर रासो, जिसके रचयिता हैं शारंगधर। यह रचना भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसके कुछ छंदों का उल्लेख प्राकृत पेंगलम में मिलता है। 13वीं सदी के आरंभ में रचित इस रचना में हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन और हमीर की वीरता का वर्णन किया गया है। अगली प्रमुख रचना है परमाल रासो, जो कि 1230 ईस्वी में रची गई है और इसके रचयिता हैं कविवर जगनिक, जो कि कर्लिंजर के राजा परमाल एवं उनकी सेना में वनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय वीर आल्हा और उदल यानी उदल सिंह की वीरता का वर्णन है। यह भी पृथ्वीराज रासो की भांति ही अर्ध प्रमाणिक रचना है, जिसको 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर द्वारा आलाखंड नाम से प्रकाशित करवाया गया था और वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। देखिए, ये छोटी छोटी बातें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है और स्नातक स्तर पे भी, तो आप इन पर गौर कीजिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित कर नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसका प्रकाशन करवाया था। इस महोबा के राजा परमार्ती देव के आश्रित कवि जगनिक थे। इस प्रकार से भी कई बार पूछा जाता है कि महोबा के राजा परमार्ती देव से संबंधित रचना कौन सी है। यह आलाखंड नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगली रचना है जयचंद प्रकाश। इसके रचयिता भट्ट केदार हैं, जो ईस्वी सन 1224 की रचना है। अगली है जयमंग जस चंद्रिका, जो मधुकर भट्ट द्वारा सन 1243 ईस्वी में रची गई है। इन दोनों ही ग्रंथों का उल्लेख जो है वो दयाल दास कृत राठौड़ारी ख्यात कृति में भी मिलता है, लेकिन अभी तक ये ग्रंथ जो है वो अप्राप्य रहे हैं। इस प्रकार प्रमुख रासो ग्रंथों की चर्चा हमने यहाँ पर की। इसके अलावा भी बहुत सारे रासो काव्य प्रसिद्ध हैं, जैसे बुद्धि राज रासो, जो कि कृतिकार जलह द्वारा रचित है, राम रासो जो माधवदास द्वारा रचित है, राणा रासो दयाल कवि द्वारा रचित है, रतन रासो कृतिकार कुंभकर्ण द्वारा रचित है, कयाम रासो न्यामत खान जान द्वारा रचित है। इस प्रकार रासो काव्य की बहुत लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ रासो ग्रंथों के नाम लिख दीजिएगा, कृतिकार के नाम लिख दीजिएगा, और ये जो प्रमुख रासो मैंने ग्रंथ आपको बताए, इन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आप कर सकते हैं। तो यदि बड़ा प्रश्न आता है या छोटा प्रश्न आता है, यदि प्रमुख रासो साहित्य का वर्णन कीजिए आ गया, तो आप इन सभी का वर्णन कर सकते हैं, और किसी एक प्रमुख कृति का आया तो उसका भी वर्णन आप आराम से कर सकते हैं। अब इस काव्य की प्रमुख विशेषताओं की ओर आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें प्रथम है
रासो काव्य परंपरा के कवि प्रायः राज्याश्रित थे। इसीलिए राजाओं की वीरता का वर्णन करना या अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना सामान्यतः इस काव्य में देखने को मिलता है। और ये कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रासो साहित्य का प्रमुख वर्ण विषय ही अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करना रहा है। इस प्रवृत्ति को हम युद्धों के सजीव वर्णन के समय भी देख सकते हैं कि जहाँ पर भी युद्धों का वर्णन किया गया है वहाँ अपने आश्रयदाता राजा की बढ़ चढ़ करके उसकी सेना का वर्णन करना या उसकी वीरता का वर्णन करना ये प्रमुख हमको देखने को मिलता है। और इसी कारण से इस काव्य में ओज गुण का बाहुल्य मिलता है। यहाँ पर उदाहरण रूप में चाहे हम पृथ्वीराज रासो का वर्णन देखें, चाहे हम हमीर रासो देखें या विजयपाल रासो का वर्णन भी देखेंगे तो वहाँ पर भी राजा की दिग्विजय एवं विजयपाल राजा का पंग राजा से युद्ध का वर्णन, ये सभी बढ़ चढ़ कर जो वर्णन किया गया है वह इसी प्रधान प्रवृत्ति का संकेत देता है। यहाँ तक कि जो श्रृंगार परक रचना है इसमें से बीसलदेव रासो, उसमें भी विग्रह राज चतुर्थ के चरित्र वर्णन में वीर रस देखने को मिलता है। खुमान रासो की बात करें तो उसमें भी चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय का खलीफा अलमामू के साथ युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और सर्वाधिक वर्णन हमें मिलता है परमाल रासो में, है ना। उसके अंदर कालिंजर के राजा परमाल एवं उनकी सेना में वनाफुर शाखा के 2 क्षत्रिय थे, आल्हा और उदर। उनकी वीरता का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसे सन 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने इन गीतों का संग्रह आला खंड नाम से प्रकाशित भी करवाया था। यह वही आला खंड है जिसका वर्षा ऋतु के समय गायन होता है और आला छंद गाने वाले अलहैद कहलाते हैं। इस बारे में बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि किस ऋतु में गाया जाता है, या आला खंड किस रासो काव्य से उद्धृत है, या किस जिले के जिला कलेक्टर ने इसे आला खंड नाम से प्रकाशित करवाया था, या इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। इस संबंध में बहुत बार पूछा गया है। और इसी वजह से ये जो हमारी दूसरी विशेषता यहाँ पर है, ऐतिहासिकता, संदिग्ध व कल्पना का प्राधान्य, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करने के कारण ही ये दूसरी प्रवृत्ति यहाँ पर पाई गई है। इनकी ऐतिहासिकता, संदिग्ध और कल्पना का प्राधान्य इसमें देखने को मिलता है। प्रमुख उदाहरण हमारे सामने पृथ्वीराज रासो है, जिसके बहुत सारी घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का जो वध दिखाया गया है वह भी इतिहास सम्मत नहीं है, और इसमें दी गई जो तिथियां हैं वे भी अशुद्ध हैं। इसकी तिथि और इतिहास की तिथि में 90 से लेकर के 100 वर्षों तक का अंतर मिलता है। इसी प्रकार पृथ्वीराज के हाथों गौरी और गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। यानी कि अपने आश्रयदाता राजा के वीरता का वर्णन करने के चक्कर में इन्होंने सारी की सारी ऐतिहासिकता को संदिग्ध कर डाला। इसी वजह से इसमें कल्पना का मिश्रण इनके द्वारा किया गया है। तीसरी इसकी प्रवृत्ति है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस के बारे में यदि बात करें तो बीसलदेव रासो ऐसी प्रमुख कृति है जिसमें विशुद्ध श्रृंगारिक वर्णन किया गया है, इसीलिए उसे एक विशुद्ध श्रृंगारिक वीर गीत भी कहा जाता है, जिसके रचयिता नरपति जी हैं, जिसमें राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की गाथा का वर्णन है। इसके अंदर यदि हम इसे गौर से पढ़ें तो मेघदूत और संदेश शासक की संदेश परंपरा का निर्वाह किया है। प्रोषित पति का जो नायिका दिखाई गई है उसकी विरह व्यंजना, रानी राजमती की कुलीनता संस्कार, नारी गरिमा इत्यादि, इन सभी दृष्टियों से ये एक विशुद्ध श्रृंगारिक रचना है। इसके अलावा और भी कई रासो काव्य हैं जिनमें यत्र तत्र कहीं कहीं थोड़ा बहुत श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो वीर रस है वो लगभग सभी रासो काव्य में प्रमुखता से आया है। जहाँ भी युद्धों का वर्णन है वहाँ पे आपको वीर रस मिलेगा। इसमें विशुद्ध श्रृंगारिक हमारा बीसलदेव रासो काव्य भी अछूता नहीं रहा है। इसके अलावा खुमान रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, विजयदेव पाल रासो या पृथ्वीराज रासो में तो वीर रस बहुतायत में हमको देखने को मिलता ही है। और जहाँ श्रृंगार का वर्णन है वहाँ पर संयोग और वियोग दोनों दशाओं का, या वियोग का प्रमुखता से और संयोग का बहुत कम ही वर्णन देखने को आया है। ये जो चौथी हमारी विशेषता है प्रकृति चित्रण, संयोग व वियोग वर्णन, उसी की चर्चा कर रहे हैं
कि वीर रस वर्णन करने वाले कवियों का मन कहीं कहीं प्रकृति चित्रण में भी रमा है। हम इस चीज़ का जो दर्शन है हमें बिसलदेव रासों के साथ साथ कहीं कहीं पृथ्वीराज रासों में भी होते हैं। पांचवी हमारी इसकी विशेषता या प्रवृत्ति कह लीजिए, अधिकांश ये ग्रंथ जो है जाली या अप्रामाणिक सिद्ध हुए हैं। पृथ्वीराज रासों के बारे में तो हम एक पूर्व में वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, किस प्रकार पृथ्वीराज रासों को लेकर के प्रमुख आलोचकों के 3 वर्ग बन गए थे, जिनमें से कुछ ने इन्हें प्रमाणिक, कुछ ने अप्रामाणिक और कुछ ने इसे अर्ध प्रमाणिक भी माना, आनंद संवत की कल्पना करके। कल्पना का मिश्रण होने से ही अधिकांश इनके अंशों को प्रक्षिप्तांश भी माना गया है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण हमें मिलते हैं। एक बृहत्तम, दूसरा द्वितीय मध्य संस्करण, तीसरा तृतीय लघु संस्करण और चौथा लघुत्तम संस्करण। तो अप्रामाणिक मानने वाले वर्ग ने इसके लघुत्तम संस्करण को भी मान्यता प्रदान की थी। अप्रामाणिक मानने के पीछे तर्क भी कुछ इसी प्रकार के थे, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बढ़ चढ़कर इन्होंने युद्ध का वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासों में विभिन्न प्रकार के जो युद्ध बताए, सोमेश्वर का वध बताया, गुजरात के राजा भीम सिंह का वध बताया, ये इतिहास संबंध नहीं था। साथ ही पृथ्वीराज के स्वयं के 14 विवाहों का उल्लेख किया, जो कि इतिहास में कहीं भी पढ़ने में नहीं आता है। इसकी तिथियों की अशुद्धता खास करके, और इसमें जो उल्लेखित घटनाएं वो है उनके नाम राजाओं के, वो इतिहास से मेल नहीं खाते। और साथ में खास बात जो इसमें है कि परमार, चालुक्य, चौहान आदि क्षत्रियों को अग्निवंशी बताया गया है, जो कि इतिहास में हम सभी जगह पढ़ते हैं कि वे सूर्यवंशी हैं। इन्हीं कारणों से इनमें से अधिकांश जो है वो अप्रामाणिक ग्रंथ सिद्ध हुए। इसमें कुछ विशिष्ट छंदों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जैसे अरिल, छप्पय, त्रोटक या त्राटक नाम से भी कुछ विशिष्ट छंदों का प्रयोग जो हमारे चंद बरदाई जी ने किया है अपनी रचना में। साथ ही भाषा डिंगल, मुख्य रूप से डिंगल या पिंगल या राजस्थानी, 3 ही प्रकार के रासों ग्रंथ में देखने में आए हैं। जैसे कुमार रासों का वर्णन हम पढ़ते हैं, जो कि 5000 छंदों का विशालकाय ग्रंथ है और उसकी भाषा वो राजस्थानी हिंदी है। पृथ्वीराज रासों जिसकी भाषा डिंगल है, जो कि शुक सुखी संवाद के रूप में भी लिखा गया है, और अलंकारों के सहज प्रयोग के साथ इसकी अप्रस्तुत योजना भी यहाँ पर दिखाई देती है। ये 68 प्रकार के छंदों की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण कृति है। इसीलिए चंद को छंदों का राजा कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो 3 प्रकार के हमें यहाँ काव्य रूप देखने को मिलते हैं। अधिकतर है प्रबंध, या इसके अलावा हमें वीर गीत देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर इसका जो काव्य रूप है वह प्रबंध या नरोत्तम स्वामी जी द्वारा इसे मुक्तक काव्य भी माना गया है। तो आज हमने रासो काव्य के विषय में पढ़ा। अगले वीडियो में हम आदिकालीन साहित्य से संबंधित अगले काव्य के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। विद्यार्थियों, कोविड का समय भी चल रहा है, सावधानीपूर्वक रहें और घर पे ही रहकर पुस्तकों के माध्यम से और इन वीडियो के माध्यम से पढ़ें। और विश्वविद्यालय परीक्षाएं चलने के कारण से जो बोर्ड टीचिंग वाले वीडियो हमारे आ रहे थे वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो तब तक इस प्रकार के वीडियो से अध्ययन करने का प्रयास करें और इनके संबंध में जिस भी प्रकार के प्रश्न आपके मस्तिष्क में आते हैं उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछने का प्रयास करें। धन्यवाद।